बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 46 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं और राबिया दम बहुत बैठे थे और अलमास ने खुद ही अपनी दास्तान मादी का हर लफ्ज़ दोहरा दिया था। हमने उन जख्मों को छेड़ दिया था जो बज़ाहिर वक्त की चारागरी से मंदिमिल हो गए थे। जब दिल के ये नासूर फिर रिसने लगे तो हर कतरा खून ने अपनी दास्तान अलम खुद कह दी। तुम्हें उस कस्टम ऑफिसर का नाम मालूम है? मैंने कुछ देर बाद कहा। नाम? अलमास ने कहा। अब तो याद नहीं है। अच्छा, गुलरूख के घर का पता तो तुम्हें मालूम होगा? मैंने कहा। अब वहाँ से पूछ लेंगे। अलमास ने नफी में सर हिलाया। मैं कभी उसके घर नहीं गई थी। डी सिल्वा ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था। सिकंदर, राबिया ने अचानक कहा। उस स्कूल से तो गुलरूख का पता चल ही सकता है जहाँ वो पढ़ाती थी। तुम उसे यहाँ लाओगे? अलमास ने खौफज़दा लहजे में कहा। अव्वल तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा। अगर वो तुम्हारे सामने आ भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि वो तुम्हारे असल नाम से वाकिफ़ नहीं है और तुम उसे पहचानने से साफ इनकार कर सकती हो। इसके अलावा जितनी खौफज़दा तुम हो उतनी ही वो होगी कि कहीं तुम ना मिल जाओ। अलबत्ता तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर ये बातें एक ऐसी लड़की को बतानी होगी जो आज तक डी सिल्वा के फरेब का शिकार रही थी। खुदा के लिए मुझे इन मामला से अलग रखो, अलमास ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हम पे एतबार करो अलमास। राबिया ने उसके हाथ थाम लिए। मेरी कोई बहन नहीं, लेकिन यकीन करो तुम्हारा अज़वाजी मुस्तकबिल भी मुझे उतना ही अजीज़ है जितना अपनी सगी बहन का होता। हम पर एतमाद नहीं तो खुदा पर भरोसा रखो, जिसने अब तक तुम्हारी हिफाजत की और आइंदा भी वो खुद करेगा। हम रात का अंधेरा फैलने से बहुत पहले आए थे और जब रुखसत हुए तो रात के 10 बजने वाले थे। मैंने राबिया को ज़ामन रिजवी के घर के दरवाजे पर उतार दिया और खुद गायब हो गया। मैंने राबिया को समझा दिया था कि रिजवी साहब की नज़र में हमारी पोजीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर वो पूछें तो राबिया कह दे कि मैं ऑफिस चली गई थी और मुझे सिकंदर का पता नहीं। मैं आधे घंटे बाद आऊँगा और उन्होंने मुझसे पूछा तो अपनी वजाहत खुद पेश कर दूंगा। राबिया की शिकस्ता हाल सुर्ख फोक्स वैगन भी कोठी के अहाते में खड़ी थी, जिसका मतलब ये था कि रिजवी साहब के असर और रसूख के बायस पुलिस ने कार को असल बालिग तक पहुंचाने में बड़े अलर्ट होने का सबूत दिया था। मेरे हाथों उसकी जो दुर्गत बनी थी सो बनी थी। बाकी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा था और उसकी कोई चीज़ भी गायब नहीं हुई थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो उसका रंग और रोगन बड़ा चमकीला था और उस पर एक खराश भी ना थी। अब 2-4 हज़ार खर्च किए बगैर उसको दोबारा अपनी असल हालत पर लाना मुश्किल था। जब राबिया अंदर चली गई तो मैं उसी टैक्सी में सदर पहुंचा। हस्बे मामूल मैंने टैक्सी को सड़क पर छोड़ा और इधर उधर अच्छी तरह देखने के बाद उस गली में दाखिल हो गया जिसमें शैला मुकीम थी। वो तमाम दिन सख्त इज़्तिराब और बेचैनी का शिकार रही थी, लेकिन बाहर जाते हुए डरती थी। उसने अखबार में वो सब वाक़यात पढ़ लिए थे जो उसके गुलबर्ग वाले घर में पेश आए थे। सुबह के अखबारात को ज़्यादा तफसीलात नहीं मिल सकी थी, मगर शाम के एक अखबार ने उन लाशों की तस्वीरें भी छाप दी थी जो पुलिस को घर के अंदर और बाहर से मिली थी। ये सब बदमाश और हिस्ट्री शैटर थे। चुनाचे पुलिस ने यह मफरूज़ा कायम किया था कि वो डाका डालने आए थे और गैर मुतवक्के तौर पर उनको किसी ऐसे शख्स से मुकाबला करना पड़ा जो उनसे ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। उसने तीनों को ठिकाने लगा दिया मगर खुद भाग गया। ये नामालूम शख्स कौन था, इसके बारे में पुलिस कई नज़रियात रखती थी। एक ये कि वो चौकीदार था जिसे घर वाले कहीं जाते वक्त हिफाजत के ख्याल से छोड़ गए थे और वो पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए रोपोश हो गया था। दूसरा नज़रिया ये था कि वारदात के वक्त घर में कोई मेहमान मौजूद था जिसने डाकुओं को ठिकाने लगा दिया और घर वालों को साथ ले गया ताकि वो इन वाक़यात से अपनी बेखबरी और लाताल्लुकी साबित कर सके। अभी तक मकीनों का पता नहीं चल सका है। आसपास के रहने वालों ने सिर्फ ये बताया है कि घर में एक मफलूज बुढ़िया अपनी गैर शादीशुदा लड़की और नौजवान और बाश लड़के के साथ रहती थी और उनका किसी से मिलना जुलना भी नहीं था। पुलिस के लिए परेशानी के और भी सबब थे। उनका कहना था कि टेलीफोन पर रिपोर्ट देने वाले ने खुद को एसएसपी ज़ामन रिजवी साहब का छोटा भाई बताया था और कहा था कि वो पड़ोस में रहता है, लेकिन तफ्तीश करने पर दोनों बातें गलत साबित हुई। ज़ामन रिजवी साहब गुलबर्ग में नहीं रहते। उन्होंने पूछने पर बताया कि उनका छोटा भाई कोई नहीं है। चुनाचे यही बात ज़्यादा काबिल एतबार लगती है कि फ़ोन भी उसी नामालूम शख्स ने किया होगा जिसने हमलावरों का मुकाबला किया और उन्हें मारने के बाद अपनी और घर वालों की जान बचाकर साफ निकल गया। लेकिन ये नामालूम शख्स घर में रहने वाली मिस शैला जैदी का नौमर भाई नहीं हो सकता था। पुलिस को रिपोर्ट देने की बजाय रोपोश हो जाने का मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि कोई इस घर में अपनी इस वक्त मौजूदगी को जाहिर नहीं करना चाहता था, वगैरह वगैरह। मुझे मालूम था कि अगले दिन के अखबारात मजीद बाल की खाल निकालेंगे। ये मालूम हो जाएगा कि मिस शैला जैदी कहाँ काम करती थी। जुआ खेलते हुए कत्ल हो जाने वाले अदनान की खबर को शैला के घर पर हमले की खबर से मरबूत कर दिया जाएगा और तफ्तीश से कुछ और नताइज सामने आएंगे। अगर ज़ामन रिजवी साहब को मालूम हुआ कि मैंने शैला को कहाँ छुपा रखा है तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि जिस नामालूम नौजवान ने 3 डाकुओं को मार दिया था
और फिर जामन रिजवी साहब का नाम लेकर पुलिस को फ़ोन किया। वो मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो ये भी समझ लेंगे कि मारे जाने वाले डाका डालने नहीं आए थे बल्कि डिसिल्वा के आदमी थे। उनके बाद उनके लिए सख्त तरीन आजमाइश का मरहला दरपेश होगा, यानी वो फर्ज शनासी का सबूत देते हुए पुलिस को हकाइक से आगाह कर दें या खामोश रहें, क्योंकि मेरे और राबिया के इनकार की सूरत में कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन अब तक जो कुछ उन्होंने मेरे लिए और राबिया के लिए किया था वो सब खाक में मिल जाता और ये नेकी बर्बाद गुनाह लाजम वाली बात होती। ये भी नामुमकिन था कि वो मुसलसल चश्म पोशी से काम ले और एक के बाद एक मेरी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझ के कबूल करते जाएं। उन्होंने मुझे पनाह दी थी, मेरे साथ मोहसिन को रखा था, फिर राबिया को अपने घर में बेटी की तरह जगाती थी। अब शैला और उसकी मफलूज माँ का बार उन पर डालना जुल्म होता। कुछ देर सोचने के बाद मैंने इस मसले को इल्तवा में रखना मुनासिब समझा, क्योंकि फौरी मसला अदनान का था, जिसके बारे में शैला ने अभी तक एक अखबार की छोटी सी खबर के सिवा कुछ नहीं देखा था। यह अखबार भी उसने मासी के जरिए पास पड़ोस के किसी घर से मंगवाए थे। मुझे अंदाजा था कि अदनान की लाश इस वक्त सरकारी मुर्दा खाना में बहुत सी लावारस लाशों के दरमियान पड़ी होगी और पुलिस मुंतजिर होगी कि कोई वारस आए तो उसे तफ्तीश के जाल में जकड़ ले। शैला का वहां जाना बईद अज़ क्यास था, क्योंकि हमें तो जाहिर करना था कि हमलावर उसको अगवा करके ले गए थे और मुनासिब वक्त तक उसको छुपाए रखना था। दूसरी तरफ यह भी ज़रूरी था कि अदनान की लाश हासिल करके उसकी तदफीन कर दी जाए, वरना बहुत सी लावारस करार दी जाने वाली लाशों की तरह ये लाश भी मेडिकल कॉलेज के तुलबा को फ़रोख्त कर दी जाएगी, जिनको तकमील और तहसील इल्म के लिए वो तजर्बात करने पड़ते हैं जो जिंदा इंसानों पर नहीं किए जा सकते, मगर जिस पर मुर्दे कभी मोतरिज नहीं होते। मैं अदनान का वारिस नहीं था और यह भी नामुमकिन था कि मैं अदनान की माँ को पहले ये जानलेवा खबर सुनाऊं और फिर उसे साथ लेकर हॉस्पिटल जाऊं। शैला की माँ गोली खा के सो चुकी थी। मैंने शैला से अंग्रेजी में कहा कि वो मासी को भी सो जाने दे और अपने आप को एक बहुत बड़ी खबर सुनने के लिए तैयार कर ले। मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, चुनाचे मैंने सिर्फ एक प्याली चाय पी और मासी से कहा कि वो दूसरे कमरे में शैला की माँ के पास सो जाए। मैं देख रहा था कि शैला की हालत गैर हो रही है और वह जल्द अज जल्द वो बुरी खबर सुनना चाहती है। बात ही है शैला, मैंने मौका पाते ही कहा, कि ज़िंदगी में हर आदमी को नाकाबिले तसव्वुर सदमात झेलने पड़ते हैं। हर बार वो समझता है कि यह सदमा बर्दाश्त से बाहर होगा, लेकिन वक्त आने पर ना सिर्फ वो ये सदमा झेल कर जिंदा रहता है बल्कि कुछ अरसे बाद उसके नक्श तक मिट जाते हैं। मसलन वालिदैन के लिए औलाद का सदमा या बहन के लिए इकलौते भाई की मौत का सदमा। साफ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? वो चिल्लाई। क्या मेरा सब्र और हौसला आजमा रहे हो? नहीं, सब्र और हौसला तो तुम में है, मैंने कहा। यह मैंने कल देखा था। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त भी तुम उसी हौसले से काम लो, इस कमरे के बाहर किसी को पता ना चले कि मैंने क्या कहा है। अगर अदनान को कुछ हुआ तो बता दो। वो जब से काम लेते हुए बोली, बुरी सोबत का अंजाम बुरा ही होता है। पहले भी मैं अदनान के बारे में हर बुरी खबर सुनने के लिए तैयार रहती थी और अब भी सुन सकती हूँ। नहीं शैला, वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकता, मैंने कहा। वह सजा व जजा और नेकी व बदी की इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका है। अब तो तुम सिर्फ उसकी मगफरत की दुआ मांग सकती हो। मैंने अखबार उठा के अंदर के सफ़ात की एक छोटी सी खबर पर उंगली रख दी। शैला ने खबर पढ़ी, कुछ देर फटी फटी आंखों से खबर के बेरहम अल्फाज को घूरती रही। फिर उसका चेहरा लाश की तरह सफ़ेद पड़ गया और उसने दोनों हाथों में मुंह छुपा के रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और याद दिलाया कि अपनी माँ से इस खबर को छुपाना उसका फ़र्ज़ है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंद गई और आवाज़ मासी के कानों तक पहुँच गई। अभी तक मैंने अंग्रेजी में बात की थी, चुनाचे मासी परेशान थी कि मैंने शैला से कह दिया कि उसकी हालत संभाले नहीं संभलती। मजबूरन मुझे उसको भी सारी बात सुनानी पड़ी। रफ्ता रफ्ता शैला नॉर्मल हो गई और मैंने उसे समझा दिया कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। अदनान की माँ से हकीकत को छुपाए रखने के लिए एक ऐसी औरत का ताबून दरकार होगा जो वक्ती तौर पर माँ का किरदार निभा सके। इस काम के लिए मुनासिब तरीन औरत राबिया की खादमा मासी ही हो सकती थी। वह सूरत से और आदात व एतबार से इतनी सीधी सादी और बेवकूफ़ लगती थी कि मुझे उसकी कामयाबी मशकूक नजर आती थी। मासी के लिए हकीकी माँ की तरह इकलौते बेटे की इस तरह मारे जाने पर गम का इजहार करना और अपनी अलमिया अदाकारी से किसी पर असलियत ज़ाहिर ना होने देना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने गौर व खोज के बाद उसका भी एक आसान हल तलाश कर लिया। बासी को समझाने और इत्मीनान दिलाने में मुझे खासी दुश्वारी का सामना हुआ, मगर बिलाखिर वो समझ गई और मैं इस शब के बाद रुखसत हुआ। रिजवी साहब सो चुके थे। मैं कोठी के दरवाजे से सीधा गुजर के अकबीज से मैं चला गया। सर्वेंट क्वार्टर में भी अंधेरा था। मैंने रिजवी साहब के ड्राइवर कांस्टेबल को डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। इसी नज़र में हमारी हैसियत पहले ही बहुत पुरस्रार थी और किसी हद तक ख़तरनाक हो गई थी। वो मजबूर था तो सिर्फ इसलिए कि रिजवी साहब हमारा लिहाज करते थे और हम पर बहुत मेहरबान थे, वरना वो कब का हमें निकाल बाहर कर चुका होता। ताम उसने अब तक सलाम और दुआ तक भी तरक कर दी थी, जिसकी हमें भी परवाह ना थी।
अंधेरे में जुगनू सा चमकता दिखाई दिया तो मैं समझ गया कि मोहसिन लौट आया है और अपनी या मेरी परेशानी के बायस जाग रहा है और इंतजार का वक्त काटने के लिए बिस्तर पर लेटा सिगरेटें फूंक रहा है। अपनी बात कहने से पहले यह ज़रूरी था कि मैं उसकी सुनूं। हस्बे तवक्को वो घर से एक ज़बरदस्त जंग लड़के आया था और अपने पीछे एक शदीद जज्बाती बहरान छोड़ आया था। वालिदैन उसकी बागियाना रवश पर बेहद दुखी थे और बड़ा फरोख्ता थे, लेकिन कोई इंतहाई कदम उठाते हुए उसे आँख भी नहीं कर सकते थे। एक बेटा उनकी ज़रूरत भी था और मजबूरी भी, लेकिन इस तमाम फसाद का जिम्मेदार मैं ठहरा था जिसने पहले भी फौजिया की ज़िंदगी तबाह की थी और अब भी उसके मुकद्दर में कोई खुशी नहीं देख सकता था। चुनाचे मैंने मोहसिन को भड़का दिया। फौजिया एक नासमझ, तजरीबाकार और जज्बाती लड़की थी। मोहसिन उसे समझा सकता था और उसे हकीकत को तस्लीम करने पर आमादा कर सकता था, मगर उसने जो कुछ किया बरक्स किया। उसकी माँ का ख्याल था कि अब शेरवानी साहब को मेरी सरपरस्ती से फ़ौरन हाथ खींच लेना चाहिए, क्योंकि मैं कमीना और एहसान फरामोश साबित हुआ हूँ। शेरवानी साहब इस जनाना मुंतिक से कायल नहीं हुए और उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस मामले में कतई गैर जानिबदार रहेंगे। जिसका जो दिल चाहे करे, वो खुद भी किसी के कहने से मजबूर होकर कुछ नहीं करेंगे। यह मोहसिन के नुक्ते नज़र से बड़ी हौसला अफजा बात थी। शेरवानी साहब ने फौजिया पर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत करने से इनकार कर दिया था, तो दूसरी तरफ मुझसे वो ताल्लुक़ ख़त्म करना भी मंजूर नहीं था जिसकी बुनियाद मेरे वालिद और उनकी निस्फ सदी पुरानी दोस्ती के रिश्तों पर थी। मजमूई सूरत हाल से मोहसिन खुश और मुतमईन था। शेरवानी साहब ने पहली बार बीवी की बात मानने से इनकार करके ये साबित कर दिया था कि वो भी शोहर हैं, बीवी के गुलाम नहीं है। चुनाचे अकेली फौजिया की माँ अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। शोर ने उनका साथ दिया होता तो मोहसिन को यकीनन शिकस्त हो जाती और फौजिया के मुस्तकबिल का फैसला भी हो जाता। मैंने अपनी बात कम से कम अल्फाज में कही क्योंकि रात बहुत बीत चुकी थी और मैं अगले दिन ताज़ा दम उठने के लिए नींद की कमी पूरी करना चाहता था। मोहसिन ने मेरे मंसूबे से इत्तफाक किया और अपने खदशात का इजहार भी किया कि पोल खुल गई तो हमारे साथ मासी भी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगी, मगर मुसीबत का मफहूम भी हमारे लिए गैर अहम हो गया था। मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुझ पर आसान हो गई वाला मामला था। सुबह 9 बजे फिर राबिया ने मुझे बेदार किया। माना कि जनाब घोड़ों का तमाम स्टॉक बेच कर सोए थे। वो मुस्कुरा के बोली, मगर अब जागने का ख्याल नहीं है क्या? जाग तो मैं रहा था। मैंने अधखुली आंखों से उसे देखा, लेकिन मुंतजिर था कि तुम आके चकाओ। अगर हर सुबह इसी तरह तुम्हारे आफ्ताबे हुसन की दीद से तलू हो। राबिया के चेहरा सुर्ख हो गया और उसने घबरा के मोहसिन की तरफ देखा जो सर तक चादर ताने मुर्दे की तरह सीधा लेटा हुआ था। कैसी बातें करते हो, मोहसिन सुन लेगा। फिक्र ना करो, मोहसिन सो रहा है, मैंने हिले जुले बगैर कहा और राबिया बेइख्तियार पलट कर भागी। मोहसिन कहकर मार के उठ बैठा, यार ये सब लड़कियां एक जैसी बातें क्यों करती हैं? पढ़ी लिखी हो या जाहिल, ये बातें सुनना भी चाहती हैं और फरमाती हैं। कैसी बातें कर रहे हो? अगर इस रोमांटिक सीन को आप कुछ देर और चलने देते तो क्या था? मैंने तकिया उसकी तरफ फेंका और जिस दिन तुझे इश्क हुआ ना किसी से, उस रोज मैं पूछूंगा कि ये बातें कैसी लगती हैं। सच्चा इश्क हमें जुकाम की तरह अक्सर होता रहता है। मोहसिन ने इरशाद किया, इलाज दोनों का नहीं, खुदा शिफा देता है, वरना बंदा निकाह फरमा देता है। सुबह का आगाज अच्छा हुआ था। जामिन रिजवी साहब ड्यूटी पर जा चुके थे। चुनाचे हमने कोठी में नाश्ता किया और बहुत सी चीज़ों के साथ बेगम रिजवी की झाड़ भी खाई। उनको हमारी शब और रोज़ की मसरूफियत पर सख्त तशवीश लाहक थी कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। उनको हमारी शब और रोज़ की मसरूफियत पर सख्त तशवीश लाहक थी कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि उनका हमारे मामला से बेखबर और बेताल्लुक़ रहना ही बेहतर था, इसलिए हम बातों को मजाक में टाल गए। फिर मैंने मौका पाके मुर्दा खाने फ़ोन किया और अदनान के बारे में दरियाफ्त किया। मुझसे 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करने को कहा गया। 10 मिनट बाद फ़ोन उठाने वाले ने बहुत से सवालात किए कि मैं कौन हूँ और अदनान से मेरा क्या रिश्ता है। बात करने वाला कोई डॉक्टर था। मैंने उसे बताया कि मैं अदनान का फैमिली डॉक्टर हूँ और उसकी फालहीज़दा माँ का इलाज कर रहा हूँ। मुझे आज ही मालूम हुआ है कि अदनान को किसी ने कत्ल कर दिया है। इस खबर से उसकी माँ की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जिस्मानी तौर पर वो पहले ही मफलूज थी, अब उसका जहन भी मफलूज हो गया है। देखिए जनाब, ये पुलिस केस है। मुझसे बात करने वाले डॉक्टर ने कहा, मुझे हमदर्दी ज़रूर है, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं चाहता था कि लाश को हॉस्पिटल ही में गुसल और कफन वगैरह दे दिया जाए, मैंने कहा, और वहीं से तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। अगर लाश घर लाई गई तो मुमकिन है उसको देखते ही अदनान की माँ मर जाए। आई एम सॉरी, आपने देर से फ़ोन किया। वो बोला, अदनान की लाश को वारिस ले जा चुके हैं। आपका मतलब है कि लाश उसकी बहन के हवाले कर दी गई है? मैंने अपनी हैरत पर काबू पाकर कहा, जहाँ तक मुझे मालूम है उसका कोई और कानूनी वारिस नहीं है। मुझे तो ये मालूम है कि कल एक साहब आए थे और यही वक्त था, चुनाचे मेरी ड्यूटी थी। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अदनान की माँ मफलूज है, इसलिए खुद नहीं आ सकती, और बहन इस सदमे से बेहोश पड़ी है, इसलिए वो भी नहीं आ सकती। फिर उन्होंने पुलिस से बात की और लाश ले गए।
गालबन वो लड़की के चचा थे, डॉक्टर ने कहा। चचा? मैंने कहा क्या नाम और पता दिया था उन्होंने? नाम तो था चौधरी दिलावर, डॉक्टर बोला। पता मैं आपको देखकर बता देता हूँ। एक तो वो कुछ माकूल और शरीफ आदमी था, फिर ये कि मुझे अपना हम पेशा समझकर उसने ताउन किया, वरना वो ये कहकर बात खत्म कर सकता था कि मुतलका थाने से मालूम कीजिए। इस नई सूरत हाल ने मुझे परेशानी में मुबतला कर दिया। चौधरी दिलावर के अज़ाइम बिल्कुल वादे थे। वो जानता था कि शैला रोपोश हो गई है। उसे ये शक भी होगा कि शैला के घर में बदमाशों का मुकाबला करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं हो सकता, और यकीन होगा कि बाई की खबर पाते ही शैला सामने आने पर मजबूर हो जाएगी। वो हॉस्पिटल पहुंचेगी ताकि पोस्टमार्टम के बाद बाई की लाश ले जा सके। चौधरी दिलावर उससे पहले ही लाश ले गया और अपना पता छोड़ गया कि शैला हॉस्पिटल से सीधी उसके घर जाए और पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। शैला का वजूद अब उनके लिए खतरनाक हो गया था। उसने डी सिल्वा को खुल्लम खुला धमकी दी थी और इस खतरे का सद्देबाब जरूरी था। उसके पास दौलत की ताकत थी और अपनी ताकत का घमंड था, जिससे वो पुलिस को खरीद भी सकते थे। शैला एक बार उनके चुंगल में गिरफ्तार हो जाती तो उसके लिए रिहाई और निजात के सारे दरवाजे बंद हो जाते। मैंने फौरन मोहसिन से मशवरा किया। मेरा ख्याल है कि यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। मोहसिन ने कहा, तेरा वहां जाना ठीक नहीं है। अगर तेरे खिलाफ ही तफ्तीश का चक्कर शुरू हो गया तो नई मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। खतरा मुझे सिर्फ एक शख्स से है, मैंने कहा। जब मैं साथ वाले घर में फ़ोन करने गया था तो एक नौजवान बाहर निकल रहा था। मैंने उससे कहा था कि मैं शैला का पड़ोसी हूँ, वो मुझे पहचान सकता है लेकिन तुझे नहीं पहचान सकता। उसके अलावा ये भी तो मुमकिन है कि मारधाड़ करते हुए लाइलमी में तूने कहीं अपने फिंगरप्रिंट वगैरह छोड़ दिए हों। डिसिल्वा ने तुझे वहाँ देखा था। फ़र्ज़ कर बाद में उसने पुलिस को अपना नाम बताए बगैर टेलीफोन कर दिया हो, इस उम्मीद में कि पुलिस शैला से उसकी माँ से तेरी मौजूदगी का एतराफ़ करा लेगी। पुलिस अभी वहाँ होगी मगर मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। वो मेरे फिंगरप्रिंट लेकर भी कुछ मालूम नहीं कर सकते। तुझे वहाँ ज़्यादा देर ठहरने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने कहा। तू राबिया की गाड़ी ले जा, जैसी भी है चलती तो है। बासी को कंबल वगैरह लपेट कर पीछे की सीट पर लिटा देना और चौधरी दिलावर के घर पहुँच जाना। मेरा ख्याल है वो शैला की माँ को नहीं पहचानता होगा। बासी कुछ नहीं बोलेगी, वजह साफ ज़ाहिर है। सदमे का असर उसके दिमाग पर हो गया है और उसकी ज़बान भी गंग हो गई है। तदफीन के इंतज़ाम की जिम्मेदारी चौधरी दिलावर कबूल कर ही चुका है। शैला के बारे में उसकी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। मैं शैला के पास जाके उसे इस नई सूरत हाल से खबरदार करता हूँ। मैं और मोहसिन एक साथ ही शैला के पास पहुंचे, जहाँ से मोहसिन तो कुछ देर बाद बासी को लेकर रवाना हो गया, मगर मैं शैला की माँ से बातें करता रहा। वो बेटे के लिए बहुत परेशान थी और ये भी जानना चाहती थी कि आखिर कब तक वो अपने घर वापस जा सकेंगी। मैंने, राबिया ने और शैला ने मिलकर हालात की जो वजाहत की थी वो इससे मुतमईन नहीं हो सकी थी। मैंने उसे बताया कि अदनान को एक बैरी जहाज़ पर बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई है, चुनांचे वो अपने पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात की उसूल की कोशिश में लगा हुआ है और इसी मसरूफियत के बायस आ नहीं सका। जहाज़ कल रवाना होगा मगर अदनान जाने से पहले मिलने के लिए ज़रूर आएगा। अदनान की माँ की सूरत पर बेरे झूठ से इत्मीनान और मुसरत के जज्बात जितने नुमायाँ होते जा रहे थे, मेरा जहनी कर्ब उतना ही बढ़ रहा था। वो बार बार पूछ रही थी, तुम खुद मिले थे उससे? खुद उसने तुमसे कहा था कि वो मिलने के लिए ज़रूर आएगा? शायद खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है। वो बुरी सोबत से बच गया। वो नौकरी की तलाश में था। फिर वो मुझसे मजीद सवालात करने लगी। उसे ये नौकरी तो पसंद है ना? दूर तो जाना ही पड़ता है अपने फ़ायदे के लिए, और वो कौन सा हमेशा के लिए दूर जा रहा है? कब तक आएगा मुझसे मिलने के लिए? मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं था मगर मैं जवाब देता जा रहा था। कुछ देर बाद मैं चलने लगा तो शैला मेरे साथ दरवाजे तक आई। ये तुमने क्या नया चक्कर चला दिया है? वो परेशानी से बोली। इस मसले का यही सबसे आसान हल था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज या कल जिस वक्त भी माँ सोए तो उसके जागने के बाद कह देना कि अदनान आया था और बैठा रहा, मगर उसने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। सिकंदर भाई, वो मेरे जाने पर सर रख के रोने लगी। ये झूठ कब तक चलेगा? अदनान तो कभी लौट कर नहीं आएगा। माँ कब तक उसका इंतजार करेगी? यकलख्त मैं जज्बाती हो गया। तुमने मुझे भाई कहा है ना शैला, इसलिए कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा था, तुम्हें बहुत अजीज था और तुम इस सहारे से बैरूम हो के खुद को तन्हा महसूस करती होगी। पागल, मुझे देखो, मैं तो शुरू ही से तन्हा हूँ। मेरे भी भाई बहन थे और मेरी भी वैसी माँ थी जैसी सबकी माँ होती है। इन सब रिश्तों को तकदीर के बेरहम हाथों ने एक झटके से तोड़ डाला था। मेरा बाप बहुत बाहिम्मत था जिसने इस वतन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मगर हौसला नहीं आ रहा। उसके घर को उजाड़ने वाले तो गैर थे और दुश्मन थे, मगर उसको मारने वाले अपने कहलाते थे। अब मैं अकेला हूँ, मगर तुमने बहन का रिश्ता कायम करके मेरे इस एहसास को ख़त्म कर दिया है। अब हम दोनों अकेले नहीं हैं। समझ लो कि मैं सिकंदर नहीं बल्कि अदनान हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें फिक्रमंद होने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई, मुझे ये तो बताओ कि हम माँ को कैसे दिलासा देंगे?
और मैंने सोच लिया है। मैंने शैला के आंसुओं को उसी के दुपट्टे से साफ कर दिया। समंदर पार से अदनान के खुतूत बराबर आते रहेंगे और उनमें यही होगा कि वो बिल्कुल खैरियत से है और खुश है, और तुम ये खत पढ़ के माँ को सुनाती रहोगी। कभी कभी वो तुम्हारे लिए और माँ के लिए तोहफे भी भेजेगा। ये सब कैसे होगा भैया? वो नजरें झुका के बोली, अब तो मेरी नौकरी भी नहीं रही है। मेरी छोटी सी बहन। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं सब कुछ कर लूँगा, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। बाहर आके सड़क तक पैदल जाते हुए मैं सोचता रहा कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। शैला इस घर में कैसे वापस जाएगी, और वापस नहीं जाएगी तो यहाँ कब तक रहेगी? क्या भाई की हैसियत से मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँगा? मैं तो खुद मसाइल के जाल में इतना उलझा हुआ था कि खुद अपनी भी मदद नहीं कर सकता था, और मेरे मसाइल बहुत बड़े थे, इंतहाई खतरनाक थे, और मेरे लिए चैलेंज की हैसियत रखते थे। शिकारी मेरी जान के दर पे थे, और मुझे चुन चुन कर हर शिकारी को शिकार करना था या खुद शिकार हो जाना था। शिकारी मेरे लिए जाल फैला रहे थे, और मैं खुद को बचाता हुआ हर शिकारी की ताक में था। मेरी एक गलती या एक गलत कदम मेरी शिकस्त का सबब बन सकते थे, लेकिन ये शिकस्त सिर्फ मेरी ना होती, क्योंकि इस जंग में राबिया भी शरीक थी, मोहसिन भी शामिल था, शैला और अलमास भी फरीक बन गई थी, और एक लड़की गुलरुख भी आ गई थी जिसे मैंने देखा तक नहीं था, और जिसके बारे में मुझे ये भी खबर ना थी कि वो अपने इसी चाहने वाले कस्टम ऑफिसर के साथ शादो आबाद है या अपनी गैरत के साथ किसी बेनिशान बदफर में सो चुकी है। मुझे सलामत शाह, फोमांचू, गुलाम अली और दूसरे बहुत से लोग याद आए जो मेरी वजह से मारे गए या मेरे हाथों मारे गए। एक केमिस्ट की दुकान पर मैंने डायरेक्टरी में स्कूल का नंबर तलाश किया। हेडमिस्ट्रेस अब भी वही थी और उसे गुलरुख याद थी। टीचर्स तो आती जाती रहती हैं। वो बोली, मुलाजमत छोड़ देती हैं या ट्रांसफ़र हो जाती हैं और कभी लौट कर नहीं आती, मगर गुलरुख की बात और है। वो अब भी कनाडा से आती है तो मुझसे ज़रूर मिलती है। कनाडा से? क्या आजकल वो कनाडा में है? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, शादी के बाद वो कनाडा चली गई थी। जी, दरअसल मैं खुद कई साल बाहर रहा। मैंने कहा, जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वो कस्टम में ऑफिसर था और मेरा दोस्त था। नईम? तुम नईम के दोस्त हो? वो बोली। अच्छा, गुलरुख की शादी उसी से हुई थी, मगर शादी से पहले नईम ने कस्टम की मुलाजमत छोड़ दी थी। शादी के बाद वो लंदन चले गए थे और वहाँ नईम ने कोई स्टोर वगैरह खोल लिया था। फिर न जाने क्या हुआ कि उसने सब बेच दिया और अचानक मालूम हुआ कि वो कनाडा में है। पता तो मुझे मालूम नहीं। कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैं उसके घर से मालूम कर लूंगा। इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? हेड मिस्ट्रेस ने खासी देर बाद कहा। उसका घर भी अब कहाँ है? आई एम सॉरी कि मुझे ये सब बताना पड़ रहा है। गुलरुख का बाप बहुत नेक और मजहबी किस्म का खुदा तरस इंसान था, मौलवी कहलाता था। बेटी की शादी के चंद माह बाद बेचारे का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। एक रात उसने तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। गुलरुख की माँ भी उस हादसे में जलकर मर गई थी। पड़ोस के एक रहने वाले ने आग लगने से पहले गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी थी और उसने ये बयान भी पुलिस को दिया था। गालमन पोस्टमार्टम में भी ये साबित हो गया था कि मौलवी महबूब ने पहले बीवी को गोली मारी, फिर घर को आग लगाई और अपने आप को भी शूट कर लिया। उसी वारदात के बाद मुझे फिर पता चला कि नईम और गुलरुख बरतानिया से कनाडा चले गए हैं। मेरा ख्याल है वहाँ रहने वाले पाकिस्तानी या सिफारत खाने वाले उनका पता चलाने में तुम्हारी मदद कर सकेंगे। जी, वो मैं मालूम कर लूँगा। मैं खुद भी कनाडा से ही आया था। थैंक यू, मैंने रिसीवर रखते हुए कहा और फ़ोन कॉल के पैसे देकर दुकान से बाहर आ गया। वाक़यात की कड़ियाँ आपस में मिल गई थी और मेरा जहन अंदाज़ों की बुनियाद पर कुछ नताइज अखज़ करने के काबिल हो गया था। कस्टम ऑफिसर नईम ने दबाव के तहत मुलाजमत से दस्तबरदार होना कबूल कर लिया था और गुलरुख के साथ लंदन में आबाद हो गया था। शायद गुलरुख को मालूम भी ना होगा कि जो लोग उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए थे वो कौन थे और उसे क्यों ले गए थे। सिर्फ नईम जानता था कि उन बदमाशों ने गुलरुख की तस्वीरें भी उतारी हैं। उनकी धमकी को नज़रअंदाज करना वाकई मुश्किल था। वो उसकी मोहब्बत छीन भी सकते थे, मुलाजमत भी और शायद ज़िंदगी भी। चुनाचे वो गुलरुख को साथ लेकर भाग गया। ताम उसे मालूम होगा कि ब्लैकमेल करने वाले अपने वादों पर कायम नहीं रहते और कभी पीछा नहीं छोड़ते। लंदन पहुंच जाने के बाद वो मुनासिब वक्त का इंतजार करता रहा और फिर खामोशी से कनाडा चला गया। मुमकिन है डिसिल्वा ने दोबारा उससे राब्ता कायम किया हो और उस पर दबाव डाला हो कि वो उनके लिए काम करे, वरना उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी। और इस धमकी के बाद नईम ने रोपोश हो जाना बेहतर समझा होगा। वो लंदन में किसी को बताकर नहीं गया होगा कि वो कहाँ जा रहा है। शायद उसने मशहूर किया होगा कि वो लौट कर वतन जा रहे हैं, लेकिन कनाडा पहुंच गए होंगे। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ नाम की मदद से किसी को तलाश करना आसान नहीं है। डिसिल्वा के आदमी उसे पाकिस्तान में ढूंढते फिरते होंगे या उन्होंने बरतानिया ही के दूसरे शहरों में तलाश किया होगा और उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा होगा। एक टैक्सी में बैठकर मैंने ख्यालात का सिलसिला फिर जोड़ा। नईम और गुलरुख के केस में सबसे अफसोसनाक पहलू गुलरुख के वालिदैन की खलाकत का था। क्या वाकई मौलवी महबूब का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था?
ये मालूम करना मुश्किल नहीं था कि वो दीवानगी के आसार मौलवी महबूब की शख्सियत में पहले से नुमायां हो चुके थे या वो अचानक बिल्कुल पागल हो गया था। अगर वो शुरू से खबती या जुनूनी किस्म का आदमी होगा तो ये बात उससे मिलने जुलने वाले ज़रूर जानते होंगे,